नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 40 है हमारे इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। अभी जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म है वो भी आया हुआ है, इसको भी फिल कर दीजिएगा। शायद 17 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो डेट के पहले ही इसको भर देना। चलो, जो पहला सवाल है वो हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। कह रहा है A.O. Hume was the first European to preside over a sitting of the Congress। जो A.O. ह्यूम था वो पहला यूरोपियन नहीं था। जॉर्ज यूले वो पहले यूरोपियन थे। जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन थे जो कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था 1888 में। तो A.O. ह्यूम यहाँ पर आंसर नहीं है, जॉर्ज यूले है और वो 1888 में प्रिसाइड किए थे। एनी बेसेंट पहली यूरोपियन वुमेन थी। हाँ, सेकंड सही है, पहला गलत है। अगर पूछा होता फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तब भी एनी बेसेंट का ही नाम आता। ठीक है, पूछा होता फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट का नाम आता। अगर पूछा होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो वहाँ पर सरोजिनी नायडू जी का नाम आता। ठीक है, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी जी थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी 1885 जो सेशन पहला सेशन था दिसंबर में हुआ था, उसको उन्होंने प्रिसाइड किया था। अगर पूछे आपसे कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे तो सैयद बरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये 1887 में बने थे, जॉर्ज यूले के एक साल पहले। ठीक है, तो ध्यान सुनना। पहला प्रेसिडेंट WC बनर्जी, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बरुद्दीन तैयब जी, पहला यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले, पहला वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, पहला इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। WC बनर्जी, बरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, ये 5 नाम आप याद रखेंगे, सवाल पूछता है यूपीएससी। हमने आपके लिए एक काम किया है कि जो भी सेशंस हैं कांग्रेस के वो हमने कंपाइल किया है। आगे जब कभी क्वेश्चन आएगा ऐसा तो मैं आपको ये वाला पूरा पढ़ा दूंगा कि जो पहला सेशन है 1885 1885 से लेकर के सबसे अंतिम तक 1946 के सेशन तक आपको मैं बातें पढ़ा दूंगा कि कौन सेशन में क्या बातें हुई थी। ठीक है, जैसे कि 1941 से 45 ये जो पीरियड था वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का, RIN म्यूटिनी का, INA ट्रायल का। तो इस टाइम पर कोई सेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर जो नेगोशिएशंस हैं क्रिप्स मिशन के, वेवल प्लान के, कैबिनेट मिशन के, वही सब चल रहे थे। तो सेशन कांग्रेस का नहीं हो पाया था। 1946 में जाकर सेशन हुआ था। 1940 के बाद सेशन सीधे 46 में हुआ था। JB कृपलानी जिसके प्रेसिडेंट बने थे। इंडिपेंडेंस के पहले ये कांग्रेस का आखिरी सेशन था। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है गदर मूवमेंट के बारे में। इसकी वीकनेस क्या थी? सबसे बड़ी वीकनेस थी कि इन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म है इसके पावर को अंडरमाइन किया। ब्रिटिश पावर को उन्होंने अंडरमाइन किया। वैसे उन्होंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी। चूँकि उन्होंने ब्रिटिश पावर को कम समझा तो उतनी तैयारी ही नहीं करी। दूसरा लीडरशिप का समस्या था। जो लाला हरदयाल थे वो उतना ज़्यादा अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाए, उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए। तीसरा जो स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का वो कमज़ोर था, अभी मैंने बताया आपको। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। यहाँ पर जो पूरा काम था वो स्ट्रांगली सेकुलर था। सिख तो थे ही, इसमें जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, सभी तरह के जो लीडर्स थे वो थे गदर मूवमेंट में। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं था। हाँ, इसमें सिख काफ़ी ज़्यादा थे मगर जो आइडियोलॉजी था वो रिलीजियस नहीं था, सेकुलर आइडियोलॉजी थी।
तो आपका चौथा एलिमिनेट हो गया। आपने यहाँ पर 1, 2 एंड 3, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी के बारे में। देखो पार्ट थ्री में मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, वो लीगली इन्फोर्सेबल है। डीपीएसपी जो है ना वो जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ डीपीएसपी तो आपके पार्ट 4 में मेंशन्ड है, मगर कुछ डीपीएसपी आपके पार्ट 4 के बाहर भी हैं। वो आप उसी के बारे में सवाल पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब इंस्ट्रक्शन का? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जो मीडियम होगा पढ़ाई का वो क्या होगा। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इंश्योर करे कि स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग में होगा। तो ये बातें नहीं लिखी गई हैं पार्ट 4 में। क्लेम्स ऑफ एसटीज एंड एससीज टू सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द स्टेट, ये भी पार्ट 4 के बाहर मेंशन्ड है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पार्ट 4 में मेंशन्ड है। ये प्रॉपर डीपीएसपी का पार्ट है, ये प्रॉपर डीपीएसपी का पार्ट है। तो आपका जो थर्ड है ये गलत हो गया। 1 एंड 2 करेक्ट है, इसीलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो पार्ट 1 जो आपका ये इंस्ट्रक्शन मदर टंग है ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 350A में, और जो ST SC वाला जो है डीपीएसपी वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 335 में, ठीक है। एक चीज़ और कही गई है कि जो हिंदी लैंग्वेज है इसको डेवलप करने में सरकार जो सुटेबल स्टेप्स हैं वो लेंगी। तो ये भी एक डीपीएसपी है। अगर मैं यहाँ पर थर्ड लाइन की जगह पर ये कहता कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो ये भी आता, और ये डीपीएसपी पार्ट 4 में नहीं है। तो क्या आंसर आ गया? सी, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। इनमें से कौन से प्रोविजन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पार्ट थे? ये जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया, मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में। तो इस रेजोल्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो तो था ही, जैसे कि जो रेजोल्यूशन है वो ये कहता है कि सभी के लिए, भारत के जो लोग हैं उनके लिए फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और जो बिलीफ है वो गारंटी किया जाएगा। तो जो फंडामेंटल राइट है उसकी बात इस रेजोल्यूशन में करी गई थी। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लास है, ट्राइबल क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, इन सब के लिए जो सेफगार्ड्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये भी कहा गया था रेजोल्यूशन में। तो 1 एंड 2 दोनों सही है। यहाँ तक कि वर्ल्ड पीस और जो मैनकाइंड का वेलफेयर है उसकी बात भी करी गई थी। तो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बारे में है। कह रहा है कि साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया था। ये बायकॉट क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया, क्यों बायकॉट किया गया था? साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर में कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन इसलिए आया था ताकि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें क्या रिफॉर्म लिए जाने चाहिए और आगे क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी के लिए ये आया था, ठीक है। कि मतलब कि हमें क्या और रिफॉर्म की ज़रूरत है, और अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वो रिफॉर्म क्या होंगे। ये ऑल वाइट कमीशन था, सारे इसमें गोरे लोग थे, यूरोपियन थे, भारतीय इसमें एक भी नहीं था, ठीक है। इसी कारण से जब ये इंडिया में आया तो गो बैक साइमन के नारे लगे और इसका विरोध किया गया था। सो देयर वॉज नो इंडियन इन साइमन कमीशन, दैट्स वाई इट वॉज बायकॉटेड। तो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के 5 क्वेश्चन। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।